हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग आगे के जिलों की बात करेंगे जबलपुर संभाग के। मैं एक बार रिकॉल करा दूं, अब तक हम लोगों ने इस ट्रिक पे काम करना शुरू किया है और इस ट्रिक में आने वाले हम सभी जिले लेने वाले हैं। ये संभाग को याद करने की ट्रिक है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, रीवा, इंदौर, जबलपुर, यहां से सागर, उज्जैन, शहडोल, ग्वालियर, भोपाल और चंबल। ये आपके टोटल 10 संभाग हैं, 10 डिवीजन हैं, 10 डिवीजन हैं जिन्हें आपने याद किया है इस ट्रिक से। और टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स राइट नाउ है। कुछ प्रस्तावित भी हैं 3 और 4 के अबाउट, जिस पर मैंने काम किया है। ट्रिक वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल में, आप देख लें एक बार। हाँ, लेकिन अब तक आप लोगों ने शायद याद भी कर लिया होगा जो लोग पिछले कुछ वीडियोस को देख रहे हैं। तो नर्मदापुरम में हमने तीनों जिले कवर कर लिए। कौन कौन से? हरदा, होशंगाबाद, बैतूल। रीवा के हमने 4 जिले कवर कर लिए। कौन कौन से चारों भी? चारों यहाँ पे हमने रीवा, सतना, सीधी, सिगरौली कवर कर लिया। इंदौर में अब तक हमने कौन कौन से जिले कवर किए हैं? पूरा ही कर लिया है, 8 जिले यहाँ पे। कौन कौन से? इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, बाबू अली खान ने खरीदा इंदौर से झाड़ू। इसमें आ जाएगा बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर और आपका खरदौन, धार और इंदौर, झाबुआ। ठीक है, आप लोग एक बार ऑब्जर्व कर लेना या उसको देख लेना वीडियो को, जो ट्रिक मैंने डाली है। इसके बाद जबलपुर में हमने ट्रिक बनाई है B, C, D, J, K, म, न, स। ये 8 यहां भी जिले आते हैं। इंदौर में भी 8 आते हैं, यहां भी 8 आते हैं। इन 8 में से हमने सबसे पहले बालाघाट को, छिंदवाड़ा को कवर कर लिया है। आज हम लोग डिंडौरी, जबलपुर और कटनी कवर करने वाले हैं। तो अब तक हम लोगों ने कवर कर लिया है 4, 3, 7 और 15, ये 16, 17 डिस्ट्रिक्ट्स हम लोगों ने अब तक कवर कर लिया है आउट ऑफ 15। आज हम लोग ये 3 और कवर कर लेंगे, तो हमारी ये 20 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो जाएंगे आज। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिंडौरी शुरू करें। उससे पहले आप क्लियर कर लें कि जबलपुर में कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जबलपुर डिवीजन टोटल इंटायरली सबसे बड़ा एरिया प्रेजेंट करता है डिवीजन वाइज, सबसे बड़ा एरिया डिवीजन वाइज। सेकेंड नंबर पे इंदौर करता है। हाँ, इंदौर और जबलपुर दोनों में डिस्ट्रिक्ट जरूर सेम है, लेकिन एरिया वाइज कौन ज्यादा बड़ा है? जबलपुर ज्यादा बड़ा है। आप लोग सबसे पहले तो हेडिंग लिख लें डिंडौरी। क्या है? पहले तो हेडक्वार्टर देखते हैं। हमेशा से हम लोग जो पॉइंट्स बनाते आ रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स पे काम आज भी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है हेडक्वार्टर। तो कोई भी जिले का हेडक्वार्टर जनरली या हमेशा ही वो जिला ही होता है, जिला मुख्यालय। तो डिंडौरी ही है। किस डिवीजन का हिस्सा है ये? हम लोग जबलपुर डिवीजन की बात कर रहे हैं अभी, तो जबलपुर का ही हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा आपको मिल रहा है, ये हिस्से की बात मैं आज कर रहा हूं। ये है आपका डिंडौरी। ठीक है, मैप आप लोगों को एक जनरल लुक तो आपको मैप का मिल रहा होगा। बाकी आप एक मैप अपने पास रखें। लैंडलॉक नहीं है ना भाई। देखो, लैंडलॉक क्यों नहीं कह रहा हूं मैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ के साथ लगा हुआ है, तो कैसे लैंडलॉक होगा? ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ भी लगा हुआ है। इज इट क्लियर? ठीक, तो एक बार और मैं लास्ट बार बोल देता हूं। अनूपपुर के साथ ऊपर शहडोल है, यहाँ उमरिया, कटनी, जबलपुर, इधर सिवनी है, ये मंडला है। तो सिवनी तो दूर हो जाएगा, हाँ, लेकिन मंडला आ जाएगा। तो आज चारों यदि आसपास वाले टोटल हम इसके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट देखें तो कौन कौन आ जाएंगे? अनूपपुर, उमरिया, इधर कटनी थोड़ा दूर है, टच नहीं कर रहा, जबलपुर और मंडला। साथ ही साथ यहाँ पे कौन सा राज्य आ जाएगा? छत्तीसगढ़। केवल छत्तीसगढ़ राज्य को ये टच करता है। ठीक, तो ये इसका हम लोगों ने ओवरव्यू ले लिया कि कहां पे है डिंडौरी। अभी मैं मैप लगा के रखता हूं, आप देखते रहो। तो एरिया इसका कितना है हम ये जानना चाह रहे हैं कि एरिया वाइज ये कितना है। तो ये 7470 किलोमीटर स्क्वायर, 7470 किलोमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसमें इस एरिया में कितनी साक्षरता है, कितना गांव है। तो साक्षरता तो चलिए ठीक है, पर गांव इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने बालाघाट में पढ़ा था 86%, लेकिन बालाघाट से भी ज्यादा विलेज ये रखता है। तो बालाघाट से भी ज्यादा विलेज ये रखता है। रादर आप ये बोलो कि पूरे एमपी में सबसे ज्यादा विलेज यदि कहीं है तो वो कहां है? डिंडौरी में। कितना? 96%। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन को आप अपडेट कर लो और याद रखो ये
कि सबसे ज्यादा विलेज कहाँ है। सबसे ज्यादा विलेज आपको डिडौरी में मिलते हैं 96%। इन एमपी आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग। साथ ही साथ लिटरेसी मैंने बताया, यहाँ पे साक्षरता मैंने बताया कितना 64% के अप्रॉक्स में यहाँ पे साक्षरता है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पहले तो पॉपुलेशन आप देख लो, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी देख लो, और साथ ही साथ फिर आप सेक्स रेशियो देख लो। तो यदि हम पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो इसकी जनसंख्या है 7 लाख के अप्रॉक्स। ठीक, मैंने एरिया में लिख दिया है, जनसंख्या में मुझे लिख देना था। जनसंख्या के रिस्पेक्ट में आप इसको बात करो, लिटरेसी को, और ठीक है एरिया के रिस्पेक्ट में भी बोल सकते हो कि विलेज, इतना विलेज वाले पीपल है, विलेज में रहने वाले लोग हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करने का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। तो ये सबसे कम जनघनत्व वाला, यानी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो कितनी है वो पॉपुलेशन डेंसिटी, याद रखें 94 है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 94 लोग रहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। सेक्स रेशियो यानी यहाँ पे लिंगानुपात भी अच्छा है, 1002 है। तो मैं लिंगानुपात याद दिलाऊंगा आपको, 1021। फिर मैंने बताया था 10, कुछ बुक में 9 भी लिखा रहता है, कुछ बुक में 1011 भी लिखा रहता है। फिर मैंने बताया था 1008, और अब ये आ गया 1002। तो ये याद आया आपको कि किसका है 1021, सबसे ज्यादा ये वाला घाट आपका, ठीक है, ये वाला घाट 1009 या 1011 हमें किसका मिलता है, अलीराजपुर का। 1008 ये हमें मिलेगा मंडला का, जस्ट बालाघाट के ऊपर। अभी मंडला हम पढ़ने वाले हैं, मंडला, नरसिंहपुर और सिवनी, जबलपुर डिवीजन में ही मंडला भी आता है। 1002 अभी हमने देखा डिंडौरी का। तो ये डेटा भी आप लोग एक जगह लिख लें, ठीक है। सेक्स रेशियो के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, 7th पॉइंट, और 7th पॉइंट में हम तहसील की बात कर लेते हैं। तहसीलें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ की तहसीलों के लिए एक बेसिक आप लोग याद रखिए, कोई ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, हाँ, लेकिन आप एक नाम से ट्रिक बना सकते हैं। जैसे सपोज किसी का नाम है DS बजाज, सपोज किसी का नाम है DS देवी सिंह बजाज बना लो आप, ठीक है, DS बजाज, देवी सिंह बजाज, ओके। तो D से, S से और ये बजाज से, तो एक तो D से आपको मिल जाएगा डिंडौरी, और यहाँ पे S से जो मिलने वाला है वो एक बहुत बड़ा कोयला क्षेत्र है, शाहपुरा कोयला क्षेत्र है, ये कोयला यहाँ पे बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ बजाज से यहाँ पे बजाज आ जाएगा। तो वैसे तो भूलोगे नहीं आप यदि DS बजाज करके याद करोगे तो। इसके अलावा इसमें विकास खंड कितने हैं ये हम देखते हैं। विकास खंड की बात हम कर लेते हैं, तहसीलों की बात हो गई। तो विकास खंड में पहले तो ये तीनों आ जाएंगे, डिंडौरी भी आ जाएगा, DS बजाज वाला तीनों आ जाएगा, डिंडौरी भी आ जाएगा, शाहपुरा भी आ जाएगा और बजाज भी आ जाएगा। ये तीनों तो आ ही गए, और भी यहाँ विकास खंड है, ज्यादा विकास खंड है। तो और कौन कौन से विकास खंड है, उसके लिए ट्रिक है अमर कर समर माही, अमर कर समर माही, अमर कर समर माही। इन कुछ ऐसा कारनामा कर दो माही कि अमर हो जाए समर, ठीक है। तो अमर से क्या आएगा, समर से क्या आएगा, कर से क्या आएगा, माही से क्या आएगा, लिख लें। अमर से अमरपुर एक विकास खंड का नाम है, ठीक। कर से आपको यहां पे मिल जाएगा करंजिया, करंजिया, करंजिया। इसके बाद समर से मेरे पास है समनापुर, और लास्ट में मेहदवानी, और मां से है मेहदवानी। तो ये आपके टोटल देखो तो 7 विकास खंड, 7 विकास खंड एंड 3 तहसील। तो 3 तहसील है और 7 विकास खंड है। कौन कौन सी तहसील है, डिडौरी, शाहपुरा और बजाग। यहाँ पे शाहपुरा कोयला क्षेत्र है। विकास खंड में डिडौरी, शाहपुरा, बजाग तो आएगा ही, साथ ही साथ अमरपुर, करंजिया, समरापुर और मेहदवानी ये और आ जाएगा। तो याद हो गया होगा और याद कर लेंगे आप।
इसे समरापुर या समनापुर भी बोलते हैं, नहीं समनापुर, समरापुर या समनापुर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए तो आगे के पॉइंट्स हम लोग लेते हैं डिंडौरी में, और क्या क्या यहाँ पे धार्मिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, इनकी बात भी हम लोग अब करेंगे। तो 10th पॉइंट में आप लोग लिखें, ये लिख लें कि ये 25 मई 1998 को, यानी 25 मई 1998 को, 25 मई 1998 को ये अलग हुआ है। कौन? हमारा डिंडौरी। पहले जो डिंडौरी था, ये डिंडौरी, ये हिस्सा किसका रहा होगा, क्या लगता है आपको? किसके किसके पास है ये? अनूपपुर के, शहडोल के। तो एक्चुअल में शहडोल बहुत बड़ा था, तो पहले ये शहडोल का हिस्सा था, अनूपपुर भी रादर शहडोल का हिस्सा था। तो शहडोल से ये अलग हुआ है। कब अलग हुआ है शहडोल से, ये बात आप लोग लिख लें, और लिख लें कि ये शहडोल से 25 मई 1998 को अलग हुआ है। ठीक है, 25 मई 1998 मतलब 25 मई 1998 को ये शहडोल से। ठीक है, मैं यहाँ पे मैप कर दूं, आप लोग मैपिंग कर लिया करो ऐसी चीजों का। ये आपका डिंडौरी है, ये शहडोल है, तो ये पूरा हिस्सा शहडोल, ये डिंडौरी, ये पूरा अनूपपुर, ये पूरा मिला के शहडोल था। ठीक है, जिससे ये अलग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट वाइज क्विकली अब लिखते चले, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आप चाहे तो अलग से पॉइंट बना ले, मेरे पास एक पॉइंट है। ये न्यूनतम सिंचाई है यहाँ पे। ठीक है, सिंचाई बहुत कम है यहाँ पे, और मिट्टी भी यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी है यहाँ पे, तो मिट्टी का भी पॉइंट बना ले, लाल पीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। सिंचाई यहाँ बहुत कम है, सिंचाई के साधन कम मौजूद है, और सिंचाई लगभग 0.8%, मतलब बहुत कम ही सिंचाई है, कम सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक पॉइंट है कि मैकाल पर्वत श्रेणी। हम लोग जब पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो दो पर्वत श्रेणियां आती हैं। एक पर्वत श्रेणी आपकी आती है ऊपर से, एक पर्वत श्रेणी आपको नीचे मिलती है, सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा, ऐसे सतपुड़ा, और ऊपर एक मिलती है विंध्याचल। तो विंध्य पर्वत श्रेणी और नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, दो पर्वत श्रेणियां आपके पास हैं। तो दो श्रेणियां हम लोग मध्य प्रदेश में देखते हैं, विंध्य और सतपुड़ा। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं, बाद में तो हम पढ़ेंगे ही पहाड़ों में। यहाँ पे 4 आपको श्रेणियां मिलती हैं, और यहाँ पे मेनली 3 श्रेणियां आपको मिलती हैं। तो ऊपर यदि आप 4 हिस्से करो तो कौन कौन से 4 हिस्से होंगे वो आप चाहो तो लिख लो। पहला तो आपका विंध्य, जिसके नाम से श्रेणी को हम विंध्य बोलते हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी सबसे पहले हमें मिलती है विंध्य श्रेणी में, विंध्य रेंज में। दूसरा हमें विंध्य के साथ साथ क्या मिल जाता है, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ। पारसनाथ का मैंने नाम लिया था जब मैंने बताया था कि अरावली रेंज की जब पर्वत की बात मैं कर रहा था, अवशिष्ट पर्वतों की, रेसिडुअल माउंटेन की। तो विंध्य पर्वत, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ, ये आपको मिल जाएंगे सबसे पहले पर्वत रेंज में, विंध्या में। अब जब सतपुड़ा की बात करेंगे आप, तो सतपुड़ा रेंज में टोटल आपको 3 मिलेंगी रेंजेस। कौन कौन से 3 मिल जाएंगे देख लेते हैं। पहला तो आपको मिल जाएगा राजपीपलाना, और कई बार हम इसको सतपुड़ा भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरी मिल जाएगी महादेव श्रेणी, और तीसरा आपको मिलता है, ये लास्ट वाली है बच्चों, मैकाल। ठीक है, तो इसी पहाड़ी की बात हम लोग करने वाले हैं आज। मैकाल पहाड़ी में ही, मैकाल श्रेणी में ही आपका कौन सा हिस्सा आ जाएगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो यहां पे आप लोग ना भूलें, ध्यान रखें, राजपीपलाना, महादेव, मैकाल। ठीक है, राजपीपलाना, महादेव, मैकाल। तो महादेव को ही बोलते हैं ना काल भगवान, महाकाल आता है ना, महाकाल। तो आप भूलोगे नहीं यदि आप महाकाल से रिलेट कर लो। तो महाकाल कहां आते हैं, महाकाल आते हैं सतपुड़ा में, सत महाकाल। ठीक है, तो सतपुड़ा रेंज में कौन आ जाएगा, राजपीपलाना, महादेव, महाकाल। ऊपर विंध्य में कौन कौन आ जाएंगे, विंध्य, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ। तो मैकाल पर्वत श्रेणी में ही आपका डिंडौरी आता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग लेते हैं। ये अच्छा पॉइंट था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट लेते हैं 14th पॉइंट आप बनाए, प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान।
जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखने। सबसे पहले तो ये फर्स्ट प्रदेश का पहला है, दूसरा एरिया वाइज सबसे छोटा है। ऐसी चीजों को आप लिख लिया करें, पूरी लाइन ना लिखें, बस बेसिक लिखें, तभी चीजों को रिवाइज करने में मदद मिलती है। पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रथम है, पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है प्रदेश का। जीवाश्म की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ जीवाश्म के लिए पहला है। फिर सबसे छोटा है, और एरिया चाहो तो एरिया ऐसी चीजों का याद रख लेना चाहिए, 0.27 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब आधा किलोमीटर स्क्वायर भी नहीं है, आधा का भी आधा है, ये समझो आप। वनस्पति है, वनस्पति को संरक्षित किया गया है। किसको? वनस्पतियों को संरक्षित किया गया है, वनस्पतियों का संरक्षण यहाँ पे किया गया है, ऐसा समझो आप। चलिए, जीवाश्म का मतलब ही है जीवों को, तो वनस्पति जीवों को, वन और साथ ही साथ कुछ जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा ये कहाँ है, तो ये भी याद रखिएगा, दुधवा नामक जगह पे ये है, दुधवा जगह पर, ठीक है, दुधवा पर। इज इट ऑल क्लियर? अब चलिए कुछ और मैं आगे की बातें करता हूं। कारोपानी डियर पार्क, कारोपानी डियर पार्क, पहली बात तो कारोपानी गांव में है, गांव का नाम ही है कारोपानी, जहां पे ये डियर पार्क है, ठीक है। जीवाश्म पार्क में तो आपने ये लिख लिया है ना 1968 में, बहुत समय पहले इसको कर दिया गया। कारोपानी की बात अभी कर रहे हैं हम लोग, तो कारोपानी गांव में कारोपानी डियर पार्क है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे 2 ऐसी प्रजाति के हिरण हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, ठीक है, विलुप्त हो गए हैं एक तरीके से देखें तो, धब्बे वाले और काले मृग। तो धब्बे और काले मृग की यहाँ पे प्रजाति सुरक्षित है। यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बनाओ डिडौरी पे, नेशनल हाईवे 543, नेशनल हाईवे 45 और नेशनल हाईवे 38, ये नेशनल हाईवे यहां आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 17th पॉइंट आपको मिलेगा, यहां पे डगोना जलप्रपात है। अब डगोना का मतलब क्या होता है, सुन लो, डगोना का मतलब होता है छलांग लगाना। डगोना का मतलब होता है छलांग लगाना। तो ये वुडनेर नदी पर है, ठीक है, जलप्रपात है। कौन सी नदी पर? वुडनेर। और यदि हम डिडौरी से जाने का प्रयास करें यहाँ पे, तो थोड़ा दूर है, ये 85 किलोमीटर है डिडौरी से, ठीक है। और इसको हम मिनी मतलब छोटा, मिनी भेड़ाघाट या मिनी हम धुआंधार बोलते हैं। जबलपुर का जो धुआंधार जलप्रपात है उसके तर्ज पे इसको मिनी धुआंधार बोला जाता है। फिर इसके बाद है देवनाला गुफा, देवनाला गुफा। चलिए, देवनाला गुफा में पहला पॉइंट लिखिए कि ये जलप्रपात है, पहली चीज तो जलप्रपात भी है यहाँ पे गुफा के अलावा, और इन गुफाओं के पास है ये जलप्रपात। एक्चुअल में इन गुफाओं में 2 पहाड़ी है जहां पे जलप्रपात भी गिरता है। तो देवनाला की पहाड़ी भी है, देवनाला का गुफा भी है। 2 पहाड़ी के बीच में 50 फीट ऊंचा आप कह सकते हो जलप्रपात यहाँ देखने को मिलता है। डिडौरी से ये 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा, 18 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा डिडौरी से। इसके अलावा यहाँ पे सौंदर्य भरा हुआ दृश्य और एक नेचुरल सीनरी आपको देखने को मिलेगी, और ऑब्वियसली कोई भी जलप्रपात होगा तो ये सब देखने को मिलेगा। इसके अलावा कौन कौन से वंशों ने यहाँ पे एक शासन किया, तो ये गढ़ मंडला का हिस्सा था ये पूरा। तो गढ़ मंडला का हिस्सा था, तो एक बहुत बड़े हिस्से का ये पार्ट था। जहां पे किन शासकों ने शासन किया है तो आप लिख लें, मौर्य वंश का शासन भी यहाँ देखने को मिला है। दूसरा, शुंग वंश के शासक यहाँ रहे हैं, और कण्व वंश का शासन यहाँ आया है, चेदी वंश आया है, साथ ही साथ है वंश या है वंश यहाँ पे आया है। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बोल दे रहा हूं कौन कौन से वंश आए हैं। मौर्य वंश आया है, मौर्य वंश के अलावा यहाँ पे कण्व वंश आया है, चेदी वंश आया है वंश आया है, तो ये शुंग वंश भी आया है, ब्राह्मण वंश, तो ये सब वंश यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा रीवा के जो बघेल शासक थे, उनके दास में आते थे गोंड शासक, जो बाद में शासक के तौर में आए, और कहाँ आए, वो गढ़ मंडला के क्षेत्र में आए। तो रीवा के बघेल राजा के बाद जो उनके सेवक थे, नाम था जधे राव गोंड। तो जधे राव गोंड ने यहाँ पे राजा बने, मतलब गोंड शासक भी यहाँ पे आया। और उनके जो प्रथम राजा हैं हीरा शाह गोंड, उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हम लोग गोंड शासक में शुरुआत ही करते हैं जधे राव गोंड से। वैसे पहले शासक गोंड शासक में एक और रहे हैं, इनके पिताश्री रहे होंगे हीरा शाह।
ठीक है। लेकिन शुरुआत हम किससे करते हैं? गधेराव गोंड से, क्योंकि उनके बारे में, हीरा शाह जी के बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और स्थल हैं जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुकरमाथ मंदिर है, ठीक है, पश्चिम मुखी मंदिर है ये कुकरमाथ मंदिर। ठीक है, कुकरदा मठ, कुकरमाथ भी कुछ लोग बोलते हैं, कुकरदा मठ भी बोलते हैं। वैसे ये नाम ज्यादा आपको मिलेगा, ये नाम भी कहीं मिले तो समझ लें आप। तो कुकरदा मठ जो है वो कुकरदा मठ कैसा मंदिर है वो आप समझें। ये जो कुकरदा मठ मंदिर है, ये मंदिर आपका पश्चिम मुखी मंदिर है, यानी एक ऐसा मंदिर है जो पश्चिम की तरफ मुख है। थोड़ा सा अद्वितीय इसके नेचर में ये आ गया, जनरली मंदिर पश्चिम की मुख की तरफ नहीं होते हैं। दूसरा, ये 5 टोटल यहाँ पे ग्रुप हुआ करते थे, लेकिन अब एक ही मंदिर शेष बचा है। इसके अलावा ये पुरातात्विक स्मारक घोषित किया जा चुका है। इसका अदर नाम है रेणु मुक्तेश्वर, अन्य नाम क्या है इसका? रेणु मुक्तेश्वर। ठीक है, साल के वन यहाँ पाए जाते हैं, साल वृक्ष यहाँ पाया जाता है, गोंड का आर्ट है। अब मैं पूरे टिडोरी के कुछ मेन पॉइंट बता देता हूं आपको, ठीक है। तो कुकरदा मठ मंदिर हो गया, यहाँ पे साल के वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पे गोंड आर्ट है, गोंड का शासन रहा है तो गोंड का आर्ट भी है, गोंड जनजाति है उसका आर्ट भी, कल्चर भी है, कला भी है उनकी, ठीक है। उनके चित्र जो भी लोग बनाते हैं वो यहाँ देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे चाडा ग्रामीण पर्यटन स्थल है, एक नया पॉइंट होगा आपके लिए, चाडा ग्रामीण पर्यटन स्थल है, ठीक है। तो गांव से जुड़ा हुआ पर्यटन स्थल है। अब यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे सरैया पिपरिया गांव में ये है चाडा ग्रामीण पर्यटन स्थल। अब कोई गांव होगा तो चाडा गांव जो पर्यटन स्थल है वो सरैया पिपरिया गांव में है। यहाँ पे बैगा जनजाति है और यहाँ पे राष्ट्रीय मानव जनजाति बैगा को घोषित कर दिया गया है। तो चाडा ग्रामीण पर्यटन स्थल आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे पतंगगढ़ चित्रकारी के लिए फेमस है। इसके अलावा जो मैंने बताया गोंड, तो यहाँ पे चित्रकारी वगैरह देखने को पतंगगढ़ में मिलती है। कुकरदा मठ तो आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कपिल धारा कला एम्पोरियम है, कपिल धारा कला एम्पोरियम है। तो क्या कपिल धारा जलप्रपात से रिलेशन है इसका? बिल्कुल है। कपिल धारा जलप्रपात शुरुआती जलप्रपात है, यानी नर्मदा नदी की बिगिनिंग अनूपपुर से यदि आप मानो तो अनूपपुर से बिगिन होके ये कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली डिंडौरी में इसका कुछ भाग जाता है, फिर जबलपुर आता है। तो एक कपिल धारा का एक धारा आप कह सकते हो अनूपपुर में गिरती है, एक धारा डिंडौरी में गिरती है। तो कपिल धारा जलप्रपात का एक छोर आप कह सकते हो डिंडौरी है, मतलब कपिल धारा जलप्रपात डिंडौरी में भी है। तब तो इसी के नाम पे कपिल धारा एम्पोरियम बना। तो याद रखेंगे आप, कपिल धारा कला एम्पोरियम है। कपिल धारा का एक छोर या एक आप कह सकते हो पार्ट डिंडौरी में भी है। और कपिल धारा के बारे में बोला जाता है कि कपिल मुनि यहाँ पे निवास करते थे, कपिल मुनि की ये स्थली थी, उन्होंने यहाँ पे तप किया था। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने लिखा है। दर्शन शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो 6 दर्शन आते हैं। दोपहर की क्लास में जो मैं ल्यूसेंट की क्लास जब भी मैं लेता हूँ उसमें मैं इन चीजों को बता रहा हूँ, सांख्य दर्शन की बात भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आज मैं एक ल्यूसेंट की क्लास प्रोवाइड करूंगा, आप देखेंगे, 1 से 2 बजे के बीच रहेगी। तो ये जो कपिल मुनि थे, इन्होंने सांख्य दर्शन की बात की। सांख्य दर्शन का इन्होंने क्या किया, लिखा इन्होंने। और सांख्य दर्शन में मैं बता दूं, एक चीज उन्होंने बोला था कि जब तक आपके पास अच्छे कारण नहीं होंगे तब तक आप अच्छे कार्य नहीं कर सकते। इसलिए अच्छे कारण तैयार करो, सत्य कारण से ही सत्य कार्य उत्पन्न होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे सांख्य दर्शन से बहुत प्यारी लगी। सत्य कारण से ही सत्य कार्य उत्पन्न होते हैं। जब तक आप अच्छे कारण नहीं तैयार करोगे तो अच्छे कार्य आप कर ही नहीं पाओगे, अच्छे कार्य उत्पन्न ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात कही गई है। तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन लिखा है, कपिल मुनि का निवास स्थल है, उन्हीं के नाम पे कपिल धारा जलप्रपात पड़ा। या हो सकता है कोई ऐसा पहलू हो धर्म से जुड़ा हुआ कि इन्होंने ही धारा निकाली हो, ठीक। वैसे तो ये नर्मदा नदी का जलप्रपात है। तो पहला जलप्रपात नर्मदा नदी का कपिल धारा ही है। और बाद में फिर जबलपुर में आओ तो जबलपुर में तो बहुत फेमस जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में। फिर बाद में हम और आते हैं आगे खरगोन साइड, तो खरगोन में एक महेश्वर में जलप्रपात है, सहस्त्रधारा जलप्रपात। खरगोन में, महेश्वर में हमने पढ़ा था सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है। तो ये 2 जलप्रपात तो अभी आपने पढ़ लिए, सहस्त्रधारा नर्मदा नदी का, और एक आपको यहाँ पे कपिल धारा याद रखना है। अनूपपुर में भी उसका हिस्सा है और डिंडौरी में भी उसका हिस्सा है, ठीक। हो गया, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कलचुरी कालीन मंदिर भी है,
कपिलधारा कला एम्पोरियम आपने देख लिया और कपिलधारा जलप्रपात आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग जबलपुर लेते हैं। तो जबलपुर आप लोग हेडिंग करें, आज का सेकंड जिला कहो या फिर एंटायर देख के कहो तो कौन सा आएगा, ये फोर्थ जिला हो जाएगा। ठीक है, आज का सेकंड है लेकिन जबलपुर डिवीजन का फोर्थ जिला है। ठीक, तो जबलपुर जिला में आसपास देख लेते हैं क्या क्या है। तो जबलपुर के जस्ट ऊपर कटनी है, उमरिया है और ये लगा हुआ डिडौरी है, नीचे मंडला है, सिवनी है। नॉर्थ की तरफ जाए तो कटनी मिलेगा और उमरिया भी नॉर्थ पोर्शन में मिल जाएगा। और यदि हम लोग ईस्ट की तरफ जाए तो एक तो हमें डिडौरी मिल जाएगा। ठीक, और यदि हम साउथ की तरफ आते हैं तो हमें मंडला मिलेगा और सिवनी मिलेगा। तो ये चारों दिशाओं में आपको कौन कौन से जिले मिलेंगे आपने देख लिया। हाँ, ये लैंड लॉक्ड है, ये कैसा है, अंतर्वर्ती है, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है। और अंतर्वर्ती जिलों को याद करने की मैंने एक ट्रिक प्रेजेंट की है, वो भी ट्रिक सीरीज में आप चैनल में देखते रहो। ठीक है, ट्रिक सीरीज में भी कुछ ट्रिक मैं बीच बीच में डालता रहता हूं, उसको आप लोग देख लिया करो, उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है और आपको एक ट्रिक से पता चल जाती हैं चीजें। जनरली मैं क्लास में भी प्रेजेंट करता हूँ वो ट्रिक, पर उसमें स्पेशली मैं डाल देता हूँ कुछ ट्रिक, टाइम मिलता है तो मैं वो डालता रहता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं हेडक्वार्टर इसका। तो हेडक्वार्टर ऑब्वियसली जबलपुर होगा, डिवीजन भी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का जबलपुर ही है, डिवीजन भी जबलपुर है, हेडक्वार्टर भी जबलपुर, डिवीजन भी जबलपुर। इसके बाद इसके एरिया में आ जाते हैं। तो इसका एरिया है 5211 किलोमीटर स्क्वायर, 5211 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। पॉपुलेशन में आ जाते हैं, जनसंख्या में कितनी जनसंख्या निवास करती है जबलपुर में। तो जबलपुर में जनसंख्या है 25 लाख, 25 लाख लोग। और इन 25 लाख पीपल में 81% पीपल साक्षर हैं। और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला कोई यदि जिला है एमपी का तो वो जबलपुर है, सबसे ज्यादा साक्षर लोग हैं यहाँ पे। इसके अलावा इन लोगों का यदि आप पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना चाहो, जनघनत्व निकालना चाहो, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं ये पता करना चाहो, तो ये है बच्चों 473 है। और यदि आप इनका सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात पता करना चाहो, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, तो सेक्स रेशियो इनका कितना है 929, लिंगानुपात है 929। चलिए आगे पॉइंट लेते हैं हम लोग। अब हम लोग तहसील में आ जाते हैं। कितनी तहसीलों से मिलकर हमारा जबलपुर बना है, कितनी तहसीलें हैं जबलपुर में। तो जबलपुर की तहसीलें यदि आपको याद करना है तो ट्रिक मैंने प्रयास किया है बनाने का। पाप समझ शिवकुंड जा, आप किसी को समझा रहे हैं कि भाई अपना पाप समझ और पाप धोने के लिए शिवकुंड जा, तो पाप समझ शिवकुंड जा। अब ये वाला जा और ये जा एक ही है, तो या तो आप लास्ट वाली जा को हटा दो या इसको हटा दो। अब क्या क्या है देखो, पाप समझ और शिवकुंड जा, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे तहसीलें हैं। अब इन सभी को हम लोग याद करेंगे। पहली तहसील है पाटन, पाटन। दूसरी है पनागर, पाटन के बाद है पनागर। तीसरी आपको सा से मिलेगा और वो मिलेगा शाहपुरा, शाहपुरा। फिर है आपकी मझौली, मझौली तहसील। जा से है जबलपुर, शिव से है सिहोरा, कुंड से है कुंडल। तो बस अब आपको याद हो गए होंगे, पाटन, पनागर, शाहपुरा, मझौली, जबलपुर, सिहोरा, कुंडल। तो कुंडम, कुंडम, कुंडल में कुंडम, ठीक है, कुंडम, कुंडल, कुंडम। तो पाटन, पनागर, शाहपुरा, मझौली, सिहोरा, कुंडम, जबलपुर तो है ही। तो ये 7 तहसीलें आपको याद रखनी है। इनमें से विकास खंड कौन कौन से हैं, पूरे के पूरे विकास खंड है। बस जबलपुर के लिए बरगी याद रख सकते हो आप, जबलपुर में विकास खंड बरगी में है। तो पूरे विकास खंड भी है 7 के 7, ठीक, इसमें अलग से नहीं करना हमें।
अब चलिए उपनाम क्या क्या हमें देखने को मिलता है, क्या क्या उपनाम है जिनसे हम जबलपुर को बुलाते हैं या पहले बुलाते थे। तो जबलपुर पहले माना जाता है कि जाबली नाम के एक ऋषि थे, मुनि थे, जो जबलपुर में क्या करते थे, तपस्या करते थे। जबलपुर उनकी समाधि स्थली थी, जबलपुर उनका धर्म स्थली था, जबलपुर उनका कर्म स्थली था। जबलपुर में उन्होंने क्या किया था, तप किया था। कौन से ऋषि ने, जाबली, और उनके नाम पे ये पड़ा जाबलीपुर। पहले तो क्या पड़ा, जाबलीपुर, और बाद में जाबलीपुर से हो गया जबलपुर। ये पहला तथ्य है और यही इंपॉर्टेंट तथ्य है इस शहर के नामकरण के लिए। इसके अलावा इसको हम मार्बल सिटी, संगमरमर के बहुत सारे ढेर हैं, संगमरमर की चट्टानें हैं यहाँ पे, संगमरमर का शहर इसको बोला जाता है। इसके लिए संस्कार धानी शब्द का प्रयोग किया गया था, क्योंकि जबलपुर में बहुत सुंदर जलप्रपात है और नर्मदा नदी का बहुत पवित्र आप कह सकते हो यहाँ पे समागम है। बहुत बड़े स्थल में जबलपुर के नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी जीवन धारा तो पूरे मध्य प्रदेश की है, पर जबलपुर में ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ज्यादा बड़ा जलप्रपात भी यहां बनता है। इसके अलावा जबलपुर में एक पवित्रता दिखती है। विनोबा भावे जी को भी ये पवित्रता दिखी, तो विनोबा भावे जी ने क्या बोला जबलपुर को इन्होंने बोला संस्कार धानी। इसके अलावा महाकौशल क्षेत्र कहलाता है ये, और बामन 52 तालाबों वाला क्षेत्र कहलाता है। अब तो ठीक है तालाब नहीं बचे, पर पहले 52 तालों का सुंदर नगर कहलाता था ये। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्राचीन नाम थे, प्राचीन नाम से जुड़ा हुआ ये कुछ तथ्य था जो आप समझ गए होंगे। ये मराठों का मुख्यालय भी रहा है, मराठों ने इसको अपना मुख्यालय बनाया था, मतलब मराठों ने अपना शासन यहाँ किया है। जबलपुर में मराठा आके शासन कर गए हैं। इसके अलावा विंध्य पर्वत श्रृंखला में आता है जबलपुर, होशंगाबाद ये सब सतपुड़ा में आता है। जबलपुर लेकिन किस में आ जाता है, विंध्य पर्वत श्रेणी में। और नर्मदा नदी तो है ही, तो दो चीजें आप याद रखें, विंध्य पर्वत श्रेणी, नर्मदा नदी, ये जबलपुर से जुड़े हुए। नगर पालिका ये 1864 में बन गया था। अब यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आपसे करूं कि सबसे पहले नगर पालिका कौन बना था। तो बच्चों सबसे पहले नगर पालिका बना था 1907 में दतिया, लेकिन गठित हो गया था 1864 में। तो कई बार जबलपुर का नाम भी आ जाता है, तो ठीक है। इसके अलावा गोंड राजाओं की ये राजधानी रहा है 17वीं सदी में। 17वीं सदी में गोंड राजाओं ने भी इस पर शासन किया है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आप लोग याद रखें। इसके अलावा तोप गाड़ी बनाने का यहाँ पे केंद्रीय कारखाना है, तोप गाड़ी बनाने का, जिसपे तोप लेके जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, शास्त्र निर्माण कारखाना है। शास्त्र यानी आप कह सकते हो कि बंदूक वगैरह हम बना सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एक शास्त्रागार है, यानी जो शास्त्र हैं, जो हमारे आप कहोगे वीपन्स बन रहे हैं, उनको हम कलेक्ट करके रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब चलिए मैं कुछ यहाँ पे स्थल बताता हूँ और उनके बारे में कुछ पॉइंट्स बताता चलता हूँ, आप सुनते चले, जो चीज मुझे लगेगी मैं लिख दूंगा। जैसे यहाँ पे एक मदन महल है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये 15th पॉइंट है। आप लोगों ने यदि कम पॉइंट कर दिए हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप सुन भी रहे हो। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट लगती है लिखते चलो। तो मदन महल के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। नाम है मदन महल, तो इसको बनाया था मदन जी ने। क्या नाम है पूरा, राजा मदन सिंह ने। तो राजा मदन सिंह ने इसको निर्माण करवाया 1100 से 1200 के बीच में। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि ये कब बन गया था, 1100 से 1200 के बीच में कोई चीज हो रही है, मतलब 12वीं सदी में ये बन गया था। कब बन गया था, 12वीं सदी में। इसके अलावा 1116 भी कहीं कहीं लिखा मिलता है कि 1116 में बना है। ये जबलपुर से 2 किलोमीटर दूर पे पहाड़ी क्षेत्र है मदन महल, पहाड़ी क्षेत्र में बना हुआ एक महल है। और इसके बारे में कह सकते हो आप कि यहाँ पे इस किले में ही, एक किला भी है इस मदन महल के अंदर, और उस किला में क्या है, शारदा माँ का मंदिर। अब किला ही है, किला ही तो होते थे, जो पुराने महल होते थे वो किला ही तो होते थे, किला के फॉर्म में ही तो बनते थे। तो मदन महल भी किला के फॉर्म में ही है, जहां शारदा माँ का मंदिर अंदर है इस महल में। ठीक है, अब हम चलते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट यानी मध्य प्रदेश को हम न्यायिक राजधानी भी बोलते हैं। इसका एक उपनाम हो सकता है न्यायिक राजधानी, क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरे एमपी का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसका आप कह सकते हो मेन ब्रांच है, मुख्य आप कह सकते हो। यहाँ पे क्या है, पीठ है। हालांकि इसकी सब पीठ जो है,
सब पीठ का मतलब होगा कि जो इसकी सहायक पीठ है, खंड पीठ है, वो कहाँ है? एक तो इंदौर में है, एक ग्वालियर में है और भोपाल में प्रस्तावित है, लेकिन जो मुख्य पीठ है वो जबलपुर में है। ठीक है, अब इसके बारे में बोला जाता है कि जहां पे ये मुख्य पीठ चलती है वो पाश्चात्य और इटालियन कला, मतलब वेस्टर्न कल्चर और इटालियन कल्चर दोनों से मिलकर बना है। और माना जाता है कि इस पूरे बिल्डिंग को किसके लिए बनाया गया था? राजा गोकुल दास की शादी के लिए बनाया गया था। तो राजा गोकुल दास की शादी के लिए बनाया गया जो स्मारक है, उसी में उच्च कोर्ट आपका, या फिर आप ये कहो कि आपका उच्च न्यायालय चलता है, हाई कोर्ट आपका चलता है। ठीक है, न्यायिक राजधानी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थोड़ा सा मैंने इसमें रेफरेंस दे दिया ताकि आप भूलो ना। अब चलते हैं हम लोग डायनासोर के जीवाश्म के बारे में। तो यहाँ पे डायनासोर के हमें जीवाश्म मिले हैं, सबूत मिले हैं डायनासोर के जीवाश्म के। ठीक है, कहां से मिले हैं? एक गन कैरेज फैक्ट्री है। गन की मैंने बताया था सहस्त्र के यहाँ पे क्या है, फैक्ट्रीज है, साथ ही सहस्त्रागार है। ठीक है, सहस्त्रागार बोलते हैं सहस्त्रागार को। तो यहाँ पे एक गन कैरेज फैक्ट्री है, वहां उसी के पास में जीवाश्म के उद्यान क्या मिले हैं? जीवाश्म के अवशेष मिले हैं, और ये अवशेष शिमला पहाड़ी के आसपास मिले हैं। और इनकी खोज, क्या कहेंगे, अवशेष की खोज किसने कर दी थी? ब्रिटिश काल में कर दी गई थी 1828 में। नाम है उनका विलियम स्लीमन। विलियम स्लीमन ने कर दी थी। तो विलियम हेनरी स्लीमन के नाम पे कटनी में मैं बताऊंगा कि स्लीमनाबाद से है। अभी तो आप सिर्फ ये याद रखो कि विलियम हेनरी स्लीमन ने खोज की थी किसकी? डायनासोर के जीवाश्मों की। और ये डायनासोर के जो जीवाश्म है आज अब इंडिया में नहीं है, ये ले जाया जा चुका है इंग्लैंड, और वहां पे एक नेचुरल, आप कहोगे, म्यूजियम है। क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। और उस नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में इन अवशेषों को रखा गया है डायनासोर के। याद रखेंगे, स्लीमन का इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ के स्लीमन का नाम आने वाला है, पूरा शहर आने वाला है उनके नाम पे कटनी में। भारत में पहला झंडा सत्याग्रह 1923 में यही हुआ था। कब हुआ था? 1923 में। तो ये तो हिस्ट्री से जुड़े हुए पॉइंट है, बिल्कुल मध्य प्रदेश की हिस्ट्री हो गई ये तो। ठीक है, झंडा सत्याग्रह, झंडा को लेकर सत्याग्रह किया गया। इसके अलावा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में आप जान लें कुछ चीजें। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत सारे स्ट्रीम में प्रोवाइड करता है इंजीनियरिंग। साथ ही साथ आपका जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रिटिश काल में ब्रिटिश के द्वारा बना लिया गया था, और ब्रिटिश काल में बना हुआ एक, आप कह सकते हो, कॉलेज है। 15वां सबसे पुराना कॉलेज है, 15th ओल्डेस्ट कॉलेज है ये। इसके अलावा ये लास्ट कॉलेज है जिसने ब्रिटिश काल का बना हुआ, लास्ट कॉलेज कह सकते हो आप। इसके अलावा इसके बाद मतलब ब्रिटिश ने कोई कॉलेज नहीं बनाए, ये मतलब हुआ। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शुरू किया गया एमपी में, ईसी ब्रांच। तो ये चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब कुछ और तथ्य हैं जबलपुर के बारे में, सुनते रहिए। भारत का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र, मतलब विकलांग के लिए, विकलांग के आवास के लिए केंद्र बनाया गया है, जो डिसेबल्ड पीपल है उनके लिए। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, गवर्नमेंट की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है खमरिया नाम के स्थान पे जबलपुर में। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में, तो अवंतीबाई सागर परियोजना। अवंतीबाई की मैं बात करूं तो अवंतीबाई के बारे में बताता हूं। अवंतीबाई एक वीरांगना थी, और ये वीरांगना ऐसी वीरांगना थी जो स्वतंत्रता सेनानी कही जा सकती है, क्योंकि इन्होंने 1857 में बहुत बढ़ चढ़ के क्या किया था? हिस्सा लिया था, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सपोर्ट किया था। तो उनके नाम पर कुछ स्थली हैं, जैसे कि उनके नाम पर पूरा एक परियोजना का नाम दिया गया, जिसको बरगी परियोजना कहते हैं। जबलपुर में है बरगी परियोजना। उस बरगी परियोजना को ही हम बोलते हैं अवंतीबाई विद्युत परियोजना या अवंतीबाई सागर परियोजना। बरगी नदी पर है, बरगी बांध पर है, बरगी परियोजना भी इसका नाम है, लेकिन इसका एक नाम अवंतीबाई परियोजना भी है। अवंतीबाई जी के रिस्पेक्ट में इसका नाम रखा गया है। जल विद्युत, मतलब यहां से विद्युत भी बनाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें प्रमुख संस्थान मैं बताता हूं, कुछ 8-10 संस्थान हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो जबलपुर में है। बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जबलपुर। अब मैं बताता चलता हूं, आप सुनते चले, लिखते चले। ठीक है, थोड़ा स्लो बोलूंगा मैं। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, यानी पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करने वाला विज्ञान शिक्षा संस्थान है, जिसका नाम है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। दूसरा संस्थान लिखिए, वन्य जीव फोरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, सुन लिया, वन्य जीव फोरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र। तीसरा लिखिए, अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र। इंपॉर्टेंट है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र।
चौथा, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। पांचवा लिखिए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान। ठीक है, भारत के सूचना संबंधित, अनुसंधान संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान। इसके अलावा भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग दी जाती है और नाम हमारे श्री अंबेडकर जी, आप कह सकते हो संविधान निर्माता अंबेडकर जी और महान व्यक्तित्व अंबेडकर जी के नाम पे रखा गया है, जो भारत रत्न भी है। इसके अलावा राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय खरपतवार, खरपतवार समझते हो, खरपतवार यानी जो अनएडवांटेज वाले, आप कहोगे कि फसलों के साथ जो अनएडवांटेज उगाते हैं पौधे, वो होते हैं खरपतवार। तो खरपतवार पे अनुसंधान करने का एक केंद्र है यहाँ पे, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, राष्ट्रीय होगी, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र। साथ ही साथ एनसीसी महिला प्रशिक्षण केंद्र है, नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी महिला प्रशिक्षण केंद्र, पंडित जवाहरलाल कृषि महाविद्यालय, और ये पूरे प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय है, पंडित जवाहरलाल कृषि महाविद्यालय। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, अब रानी दुर्गावती के बारे में मैं बताऊं, मुगल काल में मुगलों से लोहा लेने वाली है रानी दुर्गावती। चलिए आगे मैं इनके बारे में और बताऊंगा जब मैं स्मारक बता रहा हूँ। अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, पुरानी शिक्षाओं को प्रेरित करता है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे कार्यालय और मुख्यालय हैं, और मैं कार्यालय और मुख्यालय अब बताने जा रहा हूं, सुनते चलिए, लिखते चलिए। पहला तो आप लिख लीजिए बिल्कुल, आपका यहाँ पे हाई कोर्ट की मुख्य पीठ, क्या कह सकते हैं आप, मुख्य पीठ है, उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय है, ये कह सकते हैं। मध्य प्रदेश का विद्युत मंडल का मुख्यालय है जबलपुर में, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश राज्य यानी एमपी गवर्नमेंट, साथ ही साथ एमपी स्टेट हो गया मध्य प्रदेश राज्य। फिर विधिक का मतलब हो गया लीगल, और प्राधिकरण वगैरह मतलब अथॉरिटी, और लीगल क्या, सर्विस देने का। तो मध्य प्रदेश राज्य सेवा यानी एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इंग्लिश में बोल देंगे। इसके अलावा यहाँ पे पश्चिम मध्य रेलवे जोन है, वेस्टर्न जो रेलवे जोन की बात करें हम, पश्चिम और मध्य, वेस्टर्न मिड जो रेलवे जोन है उसका ये मुख्यालय है, और एक ही मात्र मुख्यालय है भारत में रेलवे जोन का, भारत में नहीं, एमपी में। एमपी में रेलवे जोन का कोई मुख्यालय है तो जबलपुर में ही है इकलौता, और उसका कहां, किस चीज का है वो, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र का भी ये क्षेत्रीय कार्यालय है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय। तो इतने कार्यालय हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम चलते हैं भेड़ाघाट के बारे में। तो भेड़ाघाट है कहां पे, तो भेड़ाघाट 13 किलोमीटर है जबलपुर मेन शहर से, और ये नर्मदा नदी पर है। संगमरमर की चट्टानें बहुत फेमस है भेड़ाघाट की। यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात, बहुत जाना माना जलप्रपात है, धुंध जैसा पूरा दिखता है इसलिए धुआंधार नाम दिया गया। बहुत मनोरक मनोहर सौंदर्यता से भरा हुआ दृश्य देखने को मिलता है। मौका लगे आप भेड़ाघाट जरूर घूम के आए। अब भेड़ाघाट का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में बोला गया है कि एक भृगु नाम के ऋषि थे। कौन से ऋषि, भृगु नाम के ऋषि थे। ये ऋषि यहाँ पे तपस्या करते थे, इनकी तपस्या स्थली तप स्थली है, और इन्हीं के नाम पे इस पूरे भाग का नाम भेड़ाघाट रखा गया। यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर है भेड़ाघाट में, और इस 64 योगिनी मंदिर के बारे में बोला जाता है कि कलजुगी शासन में बना था ये। इसके अलावा माँ दुर्गा का मंदिर है ये, और औरंगजेब के समय में इस मंदिर का, आप कह सकते हो कि इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया, तोड़ा गया इस मंदिर को खंडित किया गया है। औरंगजेब ने तो बहुत तोड़ा है मंदिर को। यहाँ पे एक वंदर कूदनी जगह है भेड़ाघाट में ही, और ये वंदर कूदनी जगह भेड़ाघाट के थोड़ा आगे है,
एक्चुअल में इतनी सक्रिय हो जाती है नदी और ये पूरा भेड़ा घाट कि बंदर कूद सकते हैं, इसलिए इसका बंदर कूदनी नाम ही रख दिया गया। सकरा स्थल है नहीं। इसके अलावा यहाँ पे एक तिलवारा घाट है, सब लिखते चले आप, मैं बोल रहा हूं स्लो बोल रहा हूं। तिलवारा घाट है, क्या है ये तिलवारा घाट, ये देख लेते हैं। तो तिलवारा घाट के बारे में सबसे पहली चीज तो आप लिखिए कि नर्मदा नदी तट पर है। दूसरी चीज, महात्मा गांधी राख विसर्जित किया गया था यहाँ पे, महात्मा गांधी जी का राख विसर्जन यहाँ किया गया था, यानी पुण्य जो उनका संस्कार किया गया था राख विसर्जन का, वो तिलवारा घाट नर्मदा घाट पे किया गया था। नर्मदा का घाट है, जैसे भेड़ा घाट एक घाट है जहां पे धुआंधार जलप्रपात बनता है, वैसे ये भी एक घाट है, तिलवारा घाट नर्मदा का ही घाट है। महात्मा गांधी जी का विसर्जन, राख विसर्जन, गांधी स्मारक भी इसीलिए बनाया गया है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे 1939 में माना जाता है कि लोकमान्य तिलक जी आए थे और लोकमान्य तिलक ने एक बहुत बड़ा जन सैलाब इकट्ठा किया था, उनको संबोधित किया था, इसलिए यहाँ पे तिलक स्थली भी है, या इसको तिलक भूमि भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों पीजन हरि जैन मंदिर है, पीजन हरि जैन मंदिर कहाँ पे, आपके तिलवारा घाट के पास ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए तिलवारा घाट के बारे में। अब मैं बात करता हूं तिगवा। तिगवा, ठीक है, आप पॉइंट देख लें कौन सा है। मेरे अकॉर्डिंग यदि इस पॉइंट की बात करें तो 27वां पॉइंट है ये, ठीक है। तिगवा के बारे में सुनते हैं। तिगवा के बारे में पहली चीज तो तिगवा एक गांव है, और इस तिगवा गांव में क्या है, मंदिर का गांव कहलाता था पहले। अब तो इतने मंदिर नहीं बचे, अवशेष के फॉर्म में बचे, पर पहले बहुत मंदिर थे इस गांव में। यहाँ पे 40 किलोमीटर जबलपुर से दूरी है इसकी मेन सिटी से, और ये गुप्तकालीन शिव मंदिर रखता है, जो पत्थरों से बना हुआ गुप्तकालीन शिव मंदिर है। तो पूछा जा सकता है गुप्तकालीन शिव मंदिर के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख स्थल है। तिगवा स्थल गुप्तकालीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, पत्थरों से बना वो भी शिव मंदिर। किससे बना, पत्थरों से। चलिए अब हम लोग कुछ और मुख्य स्थली पढ़ेंगे और कुछ हिस्टोरिक पॉइंट यदि आएंगे तो मैं उसको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ मदन महल है, मैंने बताया था मदन महल के बारे में, राजा मदन ने ही बनाया था, कैसे बना क्या है इसमें। इसके अलावा यहाँ शारदा देवी मंदिर है, मुख्य स्थल में रिपीट करते चलता हूँ, सुनते चले। मदन महल के अंदर ही है शारदा देवी मंदिर, बताया था मैंने, एक शारदा देवी मंदिर है किला के अंदर। रानी दुर्गावती संग्रहालय है, 1975 में बनाया है। अब मैं रानी दुर्गावती जी के बारे में कुछ बताता हूँ। रानी दुर्गावती जी का जन्म हुआ था कालिंजर किले में, और ये कालिंजर किला आप जबलपुर में ही कंसीडर करें, जबलपुर के कालिंजर किले में। राजा थे, चंदेल राजा थे कीर्ति सिंह, उनकी एकमात्र संतान थी। 5 अक्टूबर 1524 को, यानी 5 अक्टूबर 1524 को इनका जन्म हुआ था। अब कुछ चीजें मैं बताता हूँ, जन्म वगैरह तो चलिए ठीक है, कुछ चीजें मैं बताता हूँ जिसके लिए हम याद रखते हैं रानी दुर्गावती को। और एक्चुअल में हम ये इतिहास पता नहीं क्यों कम पढ़ते हैं, हमारे इतिहास में सिलेबस में इस तरीके से चीजें डाली गई हैं, अब मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री कम पढ़ पा रहे हैं। एनीवे चलिए पढ़ते हैं, आज हम पढ़ते हैं, मौका मिला है तो। रानी दुर्गावती जी की यहाँ समाधि भी है और साथ ही संग्रहालय भी है। तो रानी दुर्गावती की समाधि क्यों है, संग्रहालय क्यों है, तो आप एक रीजन तो समझ गए हैं, रानी दुर्गावती का जन्म यहीं हुआ है। साथ ही साथ और क्या रीजन है, तो रानी दुर्गावती जी ने मुगल शासकों से, मुगल से लोहा लिया, मुगल से लड़ी, मुगलों को पराजित किया, मुगलों को हराया, आसपास के राजाओं को हराया। एकमात्र संतान थी, उनका विवाह हो गया था गोंड राजा दलपत सिंह के साथ, लेकिन विवाह के 4 साल बाद ही पति उनके चल बसे। उनको एक पुत्र मिला नारायण सिंह, वो भी बहुत छोटा था, समझते हो आप। तो पुत्र को गद्दी में तो उन्होंने बैठाया, पर गद्दी उन्होंने खुद संभाली, और जब उन्होंने पराजित करना शुरू किया तो उनका सम्राज्ञी में नाम आने लगा और एक सम्राज्ञी कहलाई। अब अकबर लोग भी परेशान हुए। आपको मैंने बाज बहादुर रूपमती की कहानी बताई थी, बाज बहादुर को भी इस स्थल की लालसा आई, लालच आया, बाज बहादुर से भी युद्ध हुआ, बाज बहादुर को पराजित भी किया है दुर्गावती जी ने। इसके अलावा जब मुगल शासकों से युद्ध हुआ था इनका, तो मेन अकबर के रिस्पेक्ट में हुआ था, अकबर ने भेजा था, अकबर ने इनके एक हाथी को मंगवाया था जिसको इन्होंने देने से मना कर दिया था, जिस कारण से अकबर ने फिर भेजा युद्ध के लिए आसफ खान को। तो आसफ खान अकबर के नेतृत्व में युद्ध करने आए थे इनसे, और ये युद्ध 1564 में घमासान युद्ध हुआ था। और इस घमासान युद्ध में पहली बार तो दुर्गावती ने बिल्कुल हरा दिया। तो दुर्गावती जी के बारे में बोला भी जाता है कि जन्म जन्म में रानी ई रानी, जन्म जन्म में रानी ई रानी,
वह तीर थी तलवार थी। मतलब इतना उनके अंदर दिव्य था। तो क्या बोला जाता है, जन्म जन्म में रानी ही रानी, वह तीर थी तलवार थी, ढालों और तोपों का वार थी। ढालों और तोपों का वार थी, हुंकार थी, शत्रु का संहार थी। ठीक है, तो मैंने 2 लाइन प्रेजेंट की कि आप रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ा सा वीर रस से ओतप्रोत हो जाए। इसके अलावा अबुल फजल ने भी रानी के बारे में लिखा है। अबुल फजल ने रानी के बारे में लिखा है कि गोंडवाना का जब शासन रानी ने संभाला, गोंडवाना क्षेत्र है ये, तो गोंडवाना का जब शासन रानी ने संभाला तो गोंडवाना की जो प्रजा है वो बड़ी वैभवशील हो गई। मतलब इतना शानदार शासन इन्होंने संभाला, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी कर दी, लोगों में सुव्यवस्था ला दी, पूरा काल सुव्यवस्थित हो गया। ऐसा अबुल फजल ने लिखा है अपनी पुस्तक में। आईने अकबरी लिखी थी इसने अकबर के रिस्पेक्ट में, उसमें लिखा है। अबुल फजल अकबर का ही तो नवरत्न में शामिल था। इसके अलावा 1400 हाथी थे उस समय इनके पास। 1400 हाथी होना बहुत बड़ी बात होती थी। एक तो हाथी होना बड़ी बात होती थी, इनके पास 1400 हाथी थे, एलिफेंट्स थे। और इनके बारे में एक बात और बोली जाती है कि चंदेलों की बेटी थी, चंदेल में जन्म हुआ था इनका, और गोंडवाना की रानी थी। पूरा गोंडवाना इन्होंने फिर हथिया लिया था, या ये कहो कि जब शादी इनकी हुई तो वहां पति भी चल बसे, तो पूरा गोंडवाना इनको मिल गया था, साम्राज्य बन गई थी। सुन लो ये स्टेटमेंट, चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाना की रानी थी, चंडी थी रणचंडी थी, चंडी थी रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। ठीक है, तो दुर्गावती जी के बारे में ये सब चीजें हमें मिलती हैं, और अबुल फजल ने तो अपने स्टेटमेंट में, अपनी पुस्तक में ही ये बात कही है। ठीक है, तो फिर इनका देहांत कैसे हुआ मैं बताऊंगा अगली बार। पहली बार तो आसफ खान हार गया, लेकिन दूसरी बार आसफ खान और बड़ी सेना के साथ, और बड़े शिद्दत के साथ, और बड़े जनसैलाब के साथ, सेना के साथ आया। और इस बार थोड़ा कमजोर पड़ गई दुर्गावती जी, और उनकी भुजा में लगा, फिर उनकी आंख में लगा, आंख उनकी एक दिखना बंद हो गया, बाद में फिर एक गले में लगा। फिर जब इतना सब हो गया तो वो फिर आत्महत्या टाइप से कह सकते हो, उनके हाथ में ना आए, इसलिए उन्होंने फिर अपने आप का बलिदान दे दिया। इस तरीके से ये अमर कहानी दुर्गावती जी की हमें याद रखना चाहिए, और हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे आप कि रानी दुर्गावती जी का क्या है, संग्रहालय भी है, और रानी दुर्गावती का यहाँ पे क्या है, स्मारक भी है, समाधि भी है। समाधि बरेला गांव में है, और क्योंकि गोंड जाति से ये जुड़ी हुई थी। क्यों जुड़ी हुई थी? क्योंकि इनकी शादी हुई थी दलपत सिंह गोंड से, गोंड राजा था ये दलपत सिंह, इसलिए गोंड जनजाति बहुत पवित्र स्थल मानती है किसे, बरेला में जो इनकी समाधि है। और यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं, और इनकी पुण्य तिथि मनाई जाती है बहुत उत्सव के साथ। यहाँ पे बरगी बांध है, बताई दिया मैंने, धुआंधार जलप्रपात है, आपने देख लिया। एक संतुलित चट्टान का भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, संतुलित चट्टान। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट में है, मैंने बताया आपको। गुप्तकालीन विष्णु मंदिर तिगवा में है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। माला देवी मंदिर है, पीजन हरि जैन मंदिर है, तिलवारा में बताया गया है आपको। विष्णु बराह मंदिर है सिहोरा में, सिहोरा में याद रखिएगा, सिहोरा एक तहसील है। कौन सा मंदिर? विष्णु भगवान का बराह मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पे झिरिया वाले बाबा की मजार है, झिरिया वाले बाबा की मजार है। इसके अलावा जिन्नाती मस्जिद भी है, और यहाँ पे रूपनाथ नामक जगह में सम्राट अशोक के अभिलेख पाए गए। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि मध्य प्रदेश का जो टेबल टेनिस एसोसिएशन है वो यहाँ स्थापित किया गया है 1957 में, और इसके अलावा मध्य प्रदेश का बैडमिंटन एसोसिएशन भी स्थापित किया गया 1946 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके जबलपुर से जुड़ी हुई। तो उम्मीद है कि आप इतना याद रखेंगे। चलिए लास्ट हम लोग कटनी करते हैं, और कटनी हम लोगों का जबलपुर में कौन सा हो जाएगा? 5वां डिस्ट्रिक्ट कटनी। सबसे पहले तो हम कटनी की लोकेशन समझ लेते हैं, मैप हमारे सामने है। तो ये बच्चों कटनी है, और इस कटनी से जुड़े हुए आप देख लो, ऊपर कटनी के पन्ना और सतना है, यानी उत्तर में, नॉर्थ में पन्ना सतना है। साउथ में चलो तो साउथ में आपको जबलपुर मिलेगा, इधर उमरिया मिलेगा, ठीक है, और इधर आओ तो डिडौरी, मंडला, ठीक है, ये सब मिलेगा। ईस्ट में जाओ, ईस्ट में, वेस्ट में नहीं, ईस्ट में। तो ईस्ट में क्या क्या मिल जाएगा? ईस्ट में आपको ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, शहडोल का हिस्सा, ठीक है। और यदि वेस्ट में जाओ तो दमोह मिल जाएगा,
और ऊपर इधर छतरपुर भी है, ठीक है। मेन तो दमोह है। तो ये आपकी एक लोकेशन हो गई, लैंड लॉक्ड है ये। चलिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑब्वियसली कटनी में है। डिवीजन कहाँ है? डिवीजन इसका जबलपुर है। जबलपुर संभाग का ये पार्ट है कटनी आपका। अब कटनी की हम बात करते हैं एरिया। एरिया कितना है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसका पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, जनघनत्व कितना है, इसका सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात कितना है। तो चलिए इन चीजों को हम डिस्कस क्विकली कर लेते हैं। एरिया लिखिए 4950 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 5000 किलोमीटर स्क्वायर के अप्रॉक्स बोल सकते हो आप। पॉपुलेशन इसकी 13 लाख है, जिसमें से 80% तो विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं। डिडौरी मैंने 96% बताया था सबसे ज्यादा। 72% यहाँ पे लिटरेसी रेट है। सबसे ज्यादा मैंने किसका बताया था? जबलपुर का। साक्षरता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, यदि हम जन घनत्व की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी है 261। और यदि हम सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात की बात करें, तो लिंगानुपात है 952, यानी 1000 पुरुष पे 952 औरतें हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब 261 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। चलिए इतना हो गया। अब हम तहसीलों में आ जाते हैं। तहसीलें पढ़ते हैं कटनी की। कटनी की तहसीलों को याद करने के लिए मैंने एक बेसिक रूल लगाया है। जैसे आप लोग एक फ्लो बना के बोलो, बहरी, बहोरी, रीठी, मुड़वारा, बड़वारा। ठीक है, बहरी, बहोरी, रीठी, बोलो बहरी, बहोरी, रीठी, मुड़वारा, बड़वारा। एक फ्लो में बोलोगे तो याद ही हो जाएगा। बहरी, बहोरी, रीठी, मुड़वारा, बड़वारा। यदि फ्लो में आप ये याद कर लो तो ये मिल गए आपको, डायरेक्ट मिल गए। बहरी, बहोरी, रीठी, मुड़वारा, बड़वारा। और ये बंद बोलते हैं। फ्लो में तो आप इतना ही बोलो, बहरी, बहोरी, रीठी, मुड़वारा, बड़वारा। ठीक है, तो ये आपको 5 याद हो गए। बाकी के याद करने के लिए आप चाहो तो यूज कर लो, और ढीमर विजय ऐसा याद बोल दो। ढीमर विजय 7 है यहाँ पे। अब कोई बेसिक ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, बस एक फ्लो में मैंने बता दिया है कि बहरी, बहोरी, रीठी, मुड़वारा, बड़वारा, ऐसा करके ये याद कर सकते हो 5। और ढीमर विजय करके बाकी के 2। ढीमर से ढीमर खेड़ा, और विजय से बहुत फेमस है विजय राघवगढ़। और यहाँ पे किला भी है जो हम पढ़ेंगे। और यही रीजन है कि मैं तहसील बताता हूँ। मैं बिल्कुल ये आपको नहीं बोल रहा हूं कि तहसील रटो, पर तहसील बताने का रीजन ये है कि तहसील से जुड़े हुए एक ऐसे पुरातात्विक धार्मिक स्थल हमें जरूर मिलते हैं जो तहसील पढ़ने के बाद हमारे लिए काम के होते हैं। क्योंकि जब तहसील पढ़ चुके हैं तो याद आएगा यार ये तो तहसील है। ठीक है, विकास खंड की बात करते हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक की बात करते हैं। कितने विकास खंड है यहाँ पे? तो विकास खंड के बारे में आप लिख लें कि सब विकास खंड है, केवल बहरी को छोड़कर। बहरी को छोड़ के सभी विकास खंड है, यानी बहोरी बंद, रीठी, मुड़वारा, बड़वारा, ढीमर खेड़ा, विजय राघवगढ़, सभी विकास खंड है। चलिए इसके उपनाम की बात करते हैं। तो ये कैमूर में आता है। यहाँ पे कैमूर पहाड़ी में ही इसका पोर्शन है। ये अब विंध्य पर्वत श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो विंध्य पर्वत श्रेणी में लास्ट का हमने क्या बात की थी? पारसनाथ की बात की थी। तो कैमूर श्रेणी में ये आता है। ठीक है, कैमूर श्रेणी में। कैमूर के बाद फिर पारसनाथ भी आता है विंध्य में। पर यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आखिरी छोर कैमूर ही है। तो कैमूर में कौन आ गया? कटनी। तो कैमूर के पास यहाँ पे क्या है? तो कैमूर के पास यहाँ पे एक एसीसी सीमेंट, सुना होगा एसीसी सीमेंट। एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री है। एक्चुअल में चूना बहुत ज्यादा है यहाँ पे। चूना नगरी कहलाता है हमारा कटनी। और जहां भी चूना होगा वहां पे सीमेंट उद्योग जरूर फलता फूलता है। और यहाँ का चूना इसलिए भी प्रसिद्ध है बच्चों, क्योंकि यहाँ के चूना से सफेद पुताई अच्छे से हो सकती है। सफेद रौनक इसमें दिखती है। यहाँ का चूना इसलिए बहुत फेमस है। भारत में तो भारत विख्यात तो है ही, विश्व विख्यात भी आप कह सकते हो। भारत में तो बहुत फेमस है। ठीक है, तो एक इसका उपनाम तो हो गया।
इसको पुराने टाइम पे मुड़वारा नाम से जानते थे, जो कि आज तहसील बन गई है। पहले इसका नाम ही था मुड़वारा कटनी का, जो आज तहसील है। इसके अलावा चूना नगरी तो मैंने बता ही दिया। ये माना जाता है पहले एक कटनी नदी भी थी यहाँ पे, कटनी नदी के पास था ये। इसके चूना के बारे में मैंने बता ही दिया। चूना उद्योग इसका देशव्यापी है। चूना इसका सफेदी के लिए बहुत प्रयोग में आता है। एसीसी एक सीमेंट भी है यहाँ पे, जो कि 1923 में स्थापित कर दी गई थी। ठीक है, कब बना है ये? 25 मई 25 में 1998 को, इस डेट को बना है। इस डेट को कई बने हैं, ठीक है, उनमें से ये भी बना है। कहां से अलग होके बना होगा, क्या लगता है आपको? जबलपुर और कटनी एक थे पहले, जबलपुर से अलग होके बना है कटनी। किससे अलग होके बना है? जबलपुर से। लिख लें। कटनी के खनिज, कटनी के खनिज में सबसे पहले तो चूना पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट, डोलोमाइट भी पाया जाता है। तीसरा लिखिए आप लोग, बॉक्साइट मार्बल पाया जाता है, चट्टान में है, संगमरमर भी है यहाँ पे, साथ ही साथ फायर क्ले है, लेटेराइट है। ये जनरली मुड़वारा क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसीलिए तो इसका पूरा नाम भी मुड़वारा था। तो मुड़वारा क्षेत्र यहाँ का बहुत फेमस है इन सब खनिज के मामले में। और क्षेत्रों में भी है खनिज, पर मुड़वारा में ज्यादा खनिज है। इसके अलावा प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव शेड है। प्रदेश का सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड, ठीक है, इंजन टाइप का कह सकते हो आप। संगमरमर के पत्थर हैं इस्लिमनाबाद गांव में, और इस्लिमनाबाद किससे जुड़ा हुआ है? वही विलियम हेनरी स्लीमन से, जो ब्रिटिश काल में थे, जिन्होंने डायनासोर के अवशेष को कहां भेज दिया था? खोजकर इंग्लैंड भेज दिया था, और इंग्लैंड के हिस्ट्री मेमोरियल में उसको रख लिया गया। तो गांव स्लिमनाबाद में क्या है वो समझ लो, क्या इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे प्यारे बच्चों संगमरमर के पत्थर बहुत सारे हैं स्लिमनाबाद। अब यहाँ पे तो मैं सबूत का जिक्र ज्यादा नहीं कर रहा, कटनी में मिले हैं कि नहीं डायनासोर के सबूत तो जबलपुर में मिले हैं, पर वो संगमरमर की चट्टानों के आसपास ही मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा जोगनी का एक स्थान है, उस जोगनी के स्थान को एक और नाम से जाना जाता है, सिंदुरसी गांव के लिए। तो बहोरीबंद तहसील में स्थित जोगनी का स्थल सिंदुरसी गांव के लिए प्रयोग में आता है। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट। झींझरी या झींझरी, झींझरी या झींझरी भी बोल सकते हैं, झींझरी वैसे है इसका नाम। क्या है ये झींझरी? तो झींझरी पहली बात तो ये एक प्रागैतिहासिक काल का स्थल है। प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक एज, ऐसा एज जहां के हमें पुरातत्व स्थल तो मिले हैं लेकिन कोई लिखित सबूत नहीं मिला हमें, वो स्थल। इसमें 3 किलोमीटर दूरी है कटनी मेन सिटी से इस जगह की, झींझरी जगह की। और यहाँ पे सैल आश्रय मिले हैं। सैल का मतलब होता है चट्टान, और सैल के हमें चट्टान बहुत पुराने मिले हैं। कितने पुराने मिले हैं जानना चाहो तो याद रख लो, 10,000 BC, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के। सिंधु घाटी सभ्यता कब की थी? 2500 BC, यानी आज से यदि बात करें तो 2500 BC, लेकिन ये 10,000 BC का है। कौन? सैलाश्रय। कहाँ का? झींझरी का। बहुत फेमस है बच्चों। चूना पत्थर यहाँ पे है। चूना पत्थर के यहाँ पे 14 विशाल यानी बहुत बड़े क्या पाए गए हैं? चट्टान पाए गए हैं, जो मेढक के आकार के, मतलब थोड़े झुके हुए हैं। चूना के चट्टान भी, चूना पत्थर के चट्टान भी पाए गए हैं। 14 बड़े बड़े चट्टान पाए गए हैं इसी झींझरी जगह से, इसलिए भी फेमस है झींझरी जगह। इसके बाद बहोरीबंद क्यों फेमस है? अभी मैंने बहोरीबंद गांव की बात की थी, ठीक है। उस बहोरीबंद गांव को क्यों फेमस और बोला गया है? तो एक तो फेमस होने का रीजन है जोगनी का स्थान, जिसे हम सिंदुरसी गांव के लिए यूज करते हैं। और बहोरीबंद में क्या है? वहां भी ऐतिहासिक स्मारक है। ये मंदिर तो है ही हमारा जोगनी मंदिर। इसके अलावा जैन तीर्थंकर वहां पे भगवान, जैन के भगवान आप कह सकते हो, और उनका नाम है शांतिनाथ। तो भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा है यहाँ पे, और ये प्रतिमा लगभग 12 फीट की है। मेरी दोगुनी समझ लो, दोगुनी से थोड़ा ज्यादा। भगवान सूर्य, भगवान विष्णु के 10वें अवतार को पत्थर में उकेरा गया है। इसीलिए बाद में यहाँ पे एक स्टोन पार्क बनवा दिया है भारतीय सरकार ने। तो स्टोन पार्क है यहाँ पे भारत सरकार का, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? बहोरीबंद गांव की बात कर रहा हूं। बहोरीबंद गांव की बात हो रही है, बहोरीबंद स्थल की बात हो रही है। अब बहोरीबंद तो मैंने बताया था तहसील बन गया है, ये तहसील है बहोरीबंद। तो बहोरीबंद तहसील में स्टोन पार्क है। रानी अवंतीबाई स्मारक है। रानी अवंतीबाई के बारे में थोड़ी चीजें और बता दूं आपको। रानी अवंतीबाई एक 1857 की
पहली आप कह सकते हो शहीद महिला है। और रानी अवंतीबाई आप कहोगे सिवनी में इनका जन्म हुआ था। डिडौरी क्षेत्र में इन्होंने, रामगढ़ क्षेत्र कहलाता था डिडौरी उस टाइम में, तो रामगढ़ की ये रानी थी और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में युद्ध किया था। तो रानी अवंतीबाई का भी यहाँ पे क्या है, स्मारक है। क्या है, स्मारक है। ठीक है, याद रहेगा, कटनी में रानी अवंतीबाई का स्मारक है। इसके अलावा अशोक के समय के प्राचीनतम अभिलेख पाए गए हैं रूपनाथ में। रूपनाथ भी बहोरीबंद के अंतर्गत आता है। बहोरीबंद तहसील हो गई, रूपनाथ थोड़ा और छोटा सा गांव कह सकते हो। पाली भाषा में लिखे गए अभिलेख जो थे अशोक के, पाली भाषा में लिखित हैं, उनके यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं हमको, जो कि 322 ईसा पूर्व के हैं, 322 BC के हैं। यहाँ पे एक रूपनाथ मैंने बात की है, रूपनाथ जो बहोरीबंद में है रूपनाथ, उसके बारे में 2-3 पॉइंट और देख लें। एक तो रूपनाथ का पॉइंट यही हो गया कि अशोक काल के अभिलेख मिले हैं जो पाली भाषा में है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया कि मौर्य कालीन भगवान शिव की पंचलिंग प्रतिमा मिली है, 5 लिंगों वाली प्रतिमा मिली है भगवान शिव की, गुप्त काल के वंश की। इसके अलावा राम कुंड मिले हैं यहाँ पे, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, तीनों कुंड मिले हैं। राम कुंड है, फिर सीता कुंड है, फिर लक्ष्मण कुंड है। सबसे ऊपर राम कुंड, फिर सीता कुंड, फिर लक्ष्मण कुंड। ये याद रखिए रूपनाथ जगह के बारे में। यहाँ पे 233 BC में कविता चित्रित का एक स्थल मिला है जहां कविता चित्रित की गई है। इसके बाद है विलहेरी। विलहेरी जगह के बारे में देखते हैं। इसे विलहेरी भी बोलते हैं, विलहारी भी बोलते हैं। तो विलहेरी फिलहाल अभी आप लोग लिखें। तो बिलहारी के बारे में सबसे पहली चीज, यहाँ का पान बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, और ये इतना प्रसिद्ध पान है कि इस पान का जिक्र आईने अकबरी में अबुल फजल ने किया है कि विलहेरी का पान। वैसे तो हम वाराणसी के पान की बात करते ही हैं, पर यदि MP में बात करें तो विलहेरी का पान बहुत प्रसिद्ध है। इस पान का जिक्र अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में भी हमें मिलता है। यहाँ पे प्राचीन पशुपति नगर, पुष्पावती नगर, इसको प्राचीन पशुपति नगर, पुष्पावती नगर बोलते हैं। किसको? विलहेरी को। पहले हम इसको पुष्पावती या पशुपति नगर नाम से जानते थे। और क्या है विलहेरी में? भगवान बराह का, विष्णु भगवान का बराह अवतार का मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे एस्बेस्टस और सीमेंट की चादर बनाने की कारखाने हैं। एस्बेस्टस और सीमेंट की चादर बनती है। यहाँ पे एक विजया राघवगढ़ किला है। विजया राघवगढ़ एक तहसील भी है बच्चों। तो वहीं पे एक विजया राघवगढ़ का किला है। क्या है? विजय राघवगढ़ का किला है। ये ऐतिहासिक स्थल है बच्चों। इसे राघवगढ़ का किला भी कहते हैं और विजय राघवगढ़ का किला भी कहते हैं। ये राजा प्रयागदास के काल में बहुत विशाल और लोकप्रिय नगर था। इसके अलावा ये विजय राघव मंदिर भी रखता है एक, और यहाँ पे एक छोटी महानदी भी इसके पास होती है। दो नदियां पास होती हैं कटनी से। 2 नदियों को कटनी रखता है। एक तो है छोटी महानदी, एक है उमदर। तो 2 नदियां यहाँ हैं, छोटी महानदी और उमदर, जिसमें से छोटी महानदी किससे जुड़ी हुई नदी है? विजय राघवगढ़ के किला से जुड़ी हुई नदी है। विजय राघवगढ़ का किला छोटी महानदी के पास ही स्थित है। इसके अलावा हम बात करें तो इसी के विजय राघवगढ़ किला के ही अंदर हमाम है, अखाड़ा है, बावड़ी है, मंदिर है। ठीक है, तिगावन में आ जाते हैं। एक स्थल है तिगावन, कटनी का ही स्थल है तिगावन। क्या क्या चीजें हैं तिगावन के बारे में? पहले ये झांझरगढ़ नाम से जाना जाता था। तिगावन झांझरगढ़ नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। 1500 वर्ष पुराना है ये। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मिली है। 1500 वर्ष पुराना एक ऐसा मंदिर मिला है जो ऊपर उठा नहीं है, सपाट है जिसका छत। सपाट छत वाला एक मंदिर मिला है 1500 वर्ष पुराना। ये भी ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे 30 से अधिक मंदिर मिले हैं अवशेष के फॉर्म में। और इसके अलावा भगवान नरसिंह का यहाँ पे मंदिर है। भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। तो नरसिंह और पार्श्वनाथ, भगवान नरसिंह भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर है यहाँ पे। इसलिए भी फेमस है आपका तिगावन बोलो या फिर
इसका पहला का नाम झाझरघर था। तिगावन नाम, लेकिन आप तिगावन कहेंगे, टिगावन भी लिखा रहता है, वैसे तिगावन है। अब इंग्लिश में तो यार यही लिखेंगे TIGA। अब पढ़ने वाले तिगावन पढ़ रहे है, लेकिन तिगावन। इसके अलावा और क्या क्या स्थल है मैं बोलता हूं, आप सुनिए और उनके बारे में रिकॉल करिए। सबसे पहली चीज झिंझरी शैलाश्रय, अभी पढ़ा गया था। झिंझरी में क्या है, चट्टाने हैं बहुत बड़ी बड़ी, याद आ गया होगा। रूपनाथ अभिलेख, रूपनाथ अभिलेख में आप किसकी बात करेंगे, कौन से अभिलेख की, अशोक के अभिलेख की। विजय राघवगढ़ देवी शारदा मंदिर, विजय राघवगढ़ में देवी शारदा मंदिर की बात हुई थी। विलहेरी में प्राचीन मंदिर, बिल्कुल विलहेरी के प्राचीन मंदिर का डिस्कशन हुआ है। कौन से प्राचीन मंदिर की, पशुपत नगरी, बराह मंदिर, ये सब मिले हैं हमें। और तिगावन, तिगावन में हमने अभी बात किया, क्या डिस्कशन किया तिगावन में, कौन है तिगावन में, आपने देखा था कि यहाँ पे झाझरगढ़ गांव में ये नरसिंह और भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। ठीक है, किनका मंदिर मिला है आपको तिगावन में, नरसिंह और पार्श्वनाथ का मंदिर। बहोरी बंद है, बहोरी बंद बहुत फेमस जगह है। इसके बाद इस्लिमनाबाद, इस्लिमनाबाद बच्चों एक कारण और है इस्लिमनाबाद के फेमस होने का। एक कारण तो मैंने इस्लिमनाबाद का क्या बताया, इस्लिमनाबाद गांव में आपको संगमरमर के पत्थर मिले हैं, एक साथ ही साथ कॉपर की खदानें भी मिली हैं। कॉपर का भी पता लगाया गया है। कौन पता लगाता है ये सब, कौन पता लगाता है ये सब कि कॉपर है कि नहीं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पता लगाती है, GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो GSI ने पता लगाया है कि यहाँ पे कॉपर की खदानें हैं इस्लिमनाबाद में। वही इस्लिमनाबाद की बात हो रही है जिसको विलियम हेनरी स्लीमन जो ब्रिटिश काल में थे, उन्होंने इसको क्या किया है, ब्रिटिश काल में सोल्जर के पद में थे ये, ठीक है, तो उन्होंने इसको खोजा था। इसके अलावा यहाँ पे मुड़वारा है, करौंदी है, छोटी महानदी है, नरसिंह मंदिर है तिगावन में, भगवान विष्णु के और जैन मंदिर है। कहाँ पे, आपको नाम बताया गया बहोरी बंद में। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्थल आपको यहाँ पे कटनी में देखने को मिलते हैं। तो ये कटनी हो गया कंप्लीट। तो आज की क्लास में हमने थोड़ा लंबी क्लास रखी है और इसमें हमने 3 महत्वपूर्ण जिलों को कवर कर लिया है, डिंडौरी को, जबलपुर को और कटनी को। तो इसको आप लोग अच्छे से बनाएं इसके नोट्स, और कल की क्लास में फिर हम लोग बाकी के जिलों को कवर करने का प्रयास करते हैं, तीनों को। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू क्लास।